ચૂંટણીનો માહોલ બરાબરનો જામેલો છે। પ્રથમ તબક્કાના મતદાનને માત્ર ગણતરીના દિવસો જ બાકી છે અને બંને પક્ષો પોતપોતાની રીતે કમર કસી રહ્યા છે। દિગ્ગજો પણ અહીં ધામા નાખી રહ્યા છે। ત્યારે ચૂંટણીના માહોલને લઈને કોંગ્રેસની સ્થિતિ શું છે, કોંગ્રેસ કેવા દાવા કરી રહી છે અને હકીકત શું છે, બધા જ મુદ્દાઓ પર આપણે વાત કરીશું। આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया जी, स्वागत है आपका संदेश न्यूज़ में। केम छो? बस मजा में, आप केम छो? शुरुआत हम इससे करते हैं। वैसे बहुत सारे मुद्दे हैं चुनाव को लेकर, लेकिन 2019 का आम चुनाव कांग्रेस हारी, उसके बाद जो भी चुनाव हुए स्टेट्स में हुए, कुल 17 विधानसभा चुनाव हुए, एक भी चुनाव कांग्रेस जीत नहीं पाई है। हालत ज़्यादातर खराब ही होती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी। मुझे नहीं लगता कि हम एक भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे चुनाव हैं जो हमने जीते, और हाँ, ये सच है, मैं हकीकत से भागूंगी नहीं। मैं उसी की बात कर रही हूँ, मैं हकीकत से भागूंगी नहीं। हकीकत से भागने का प्रश्न नहीं उठता है, और इसलिए नहीं उठता है क्योंकि हाँ, आज हमारे सितारे हैं गर्दिश में, हमने चुनाव हारे हैं, पर मुझे लगता है लोकतांत्रिक प्रणाली में हार और जीत लगी रहती है। लोकतांत्रिक प्रणाली में मायने ये रखता है कि हारने के बाद आप क्या कर रहे हैं, या जीतने के बाद आप कौन से वादे पूरे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चाहे 2018 में हमारी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें बनी हो, जिस तरह का काम उन्होंने किया है, 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एक भी राज्य में वैसा काम गिना दें, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम लाना हो, चाहे संविदा खत्म करने की बात हो, चाहे गोबर खरीदने की बात हो, जो उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा छुट्टा पशुओं का कारण है। मुझे लगता है जो हमने किया, कहा था, वो करके दिखाया है। हाँ, कुछ चुनाव परिणाम ऐसे थे जो हमारी अपनी अपेक्षा के मुताबिक नहीं आए, जिसमें कई जगह हम लोग काफ़ी हतप्रभ भी रहे, लेकिन जिन जगहों पर हमने चुनाव जीते या जिन जगहों पर हम आगे थे, वहाँ पर पैसे का दुरुपयोग, वहाँ पर एजेंसी का दुरुपयोग, वहाँ पर डराना, धमकाना, और ये जो एक वतरणी गंगा बहा रही है भाजपा, आप उसमें गोता लगा लीजिए तो आप बिल्कुल सर्फ के दाग धब्बे से धुल जाते हैं, अदरवाइज आप सबसे करप्ट रहते हैं। मुझे लगता है कि ये सब कारण रहे हैं, और ये सब कारण लोकतंत्र को कमज़ोर करते हैं। ठीक है, आप आश्वस्त है, आशा है आपको कि जीतेंगे हम, लेकिन ये हकीकत है कि आप एक भी स्टेट का चुनाव नहीं जीत पाए। और गुजरात में तो जो लोकल इलेक्शंस हुए, स्थानिक चुनाव हुए हैं, उसमें भी ज़्यादातर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बुरा रहा है। बात सिर्फ हार जीत की नहीं है, बात यह है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जो 17 राज्य की बात की, उसमें से 5 राज्य ऐसे हैं कि जहां पे आपका जो वोट शेयर है वो भी लगातार घटता जा रहा है। 5% से भी ये 5 राज्य में कम रहा है। और गुजरात में 1995 के बाद जो भी चुनाव हुए, भाजपा और कांग्रेस का जो डिफरेंस रहा है वोट शेयर का, वो 9 से 10% रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है? क्या आप जनता के मुद्दों को पकड़ नहीं पा रहे हैं? सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स के सामने मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की निरंतर सीटें घटी हैं गुजरात में। निरंतर चुनाव दर चुनाव सीटें घटी हैं। हमारा वोट शेयर 38 से 42% के बीच में लगातार रहा है, और ये अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी उपलब्धि है। जिस गुजरात मॉडल को बनाकर पूरे देश को झांसा दिया गया, जिस गुजरात मॉडल के नाम पर वोट बटोरे गए, उस गुजरात मॉडल की हकीकत आज सारा देश देख रहा है। आपके सवाल का मैं उत्तर ज़रूर दूंगी। मोरबी में 137 लोगों की मौत हुई, 45 बच्चे थे उसमें। किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? एक टिकट बुकिंग पर क्लर्क और एक चौकीदार को जेल में डाल दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो कंपनी किसकी थी? सरकार में मंत्री कौन है? अर्बन डेवलपमेंट किसके अंतर्गत आता है? उनकी सबकी कोई जवाबदेही नहीं है। लट्ठा में 70 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। गुजरात तो प्रोहिबिटेड स्टेट है लिकर के लिए। ये गुजरात मॉडल में हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। गुजरात महिला शिक्षा में कहाँ है? गुजरात इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कहाँ है? गुजरात कुपोषण में कहाँ है? स्टंटेड और वेस्टेड बच्चों में 30 राज्यों की सूची में गुजरात 26वें नंबर पर है। आप यहाँ पर आए हैं, आपने यहाँ पर 27 साल से काबिज है, उसमें से 12 साल मुख्यमंत्री आप रहे। एक मिनट, मुझे छोटी सी बात कहिए। आपने बहुत सारी खामियां गिनाई। मेरा सिंपल सा ये कहना, आप रिपोर्ट कार्ड पर मांगिए ना वोट। आप रिपोर्ट कार्ड पर वोट क्यों नहीं मांगते? इधर उधर क्यों भागते? ये मुझे लगता है वाजिब सवाल है। कांग्रेस कहाँ पीछे छूट रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस महंगाई का मुद्दा लेकर चल रही है, बेरोजगारी का मुद्दा लेकर चल रही है,
इसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है कि गुजरात की जनता को कांग्रेस नहीं जीत पा रही? हम चुनाव के बारे में बात करें। मैं इसका आपको जवाब देती हूँ और जवाब थोड़ा सा मुझे लगता है कंट्रोवर्शियल है। इस देश को एक अफीम चटा दी गई है और वो अफीम धर्म की है। इस देश में अमीरों और गरीबों की बात नहीं होगी, युवाओं की बात नहीं होगी, बेरोजगारों की बात नहीं होगी, महिलाओं की बात नहीं होगी, किसानों की बात नहीं होगी, व्यापारियों की नहीं बात होगी, छोटे मध्यम उद्योगों की बात नहीं होगी। बात क्या होती है? हिंदू मुसलमान की। मुझे आप बताइए, क्या गुजरात में रत्ती भर भी ये मुद्दा है चुनाव का? लेकिन असम के मुख्यमंत्री लगातार अपने भाषणों में गुजरात आकर क्या कह रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। इसी अफीम की मैं बात कर रही हूँ। जब ऐसी अफीम आप जनता को चटा देते हैं तो जनता को आप भ्रमित करने का काम करते हैं। आज 14% लोगों को डरा के आप वोट लेने की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक घुट्टी, ये जो एक अफीम चटाई गई है, इसका नशा उतर रहा है। एक लंबी बागियों की सूची आपको गुजरात में नहीं दिखती। गुजरात में इतने बागी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो मधु श्रीवास्तव हो, चाहे वो जाला जी हो जो अभी कांग्रेस में शामिल हो गए। आपने धर्म की बात की, वो मुद्दे पर हम आते हैं। आरोप तो ये भी लगता है कि कांग्रेस की भी अभी सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे को चमका रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडा पर जा रही है। जब चुनाव आते हैं तब मंदिर याद आ जाता है, राहुल गांधी को मंदिर याद आता है, प्रियंका गांधी जी को मंदिर याद आता है। और ये एक बात ये भी कही जाती है कि कांग्रेस जब सत्ता में थी इतने सालों तक, तो उसने भी तो मुस्लिम अपीजमेंट ही किया था। मंदिर जाना किसी की बपौती है, किसी का एकाधिकार है। मंदिर पर भी मोनोपोली करेंगे, भगवान के नाम पर भी मोनोपोली करेंगे। हमारा धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर अगर कृष्णा नाम की लड़की कहती है मैं एथीस्ट हूं, तो उसकी भी स्वीकृति है, आपका भी सम्मान है। आप भी हिंदुस्तानी हैं, आप भी अगर चाहिए तो अपने आप को हिंदू बुलाइए, चाहे तो एथीस्ट बुलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम सीता हो, शेफाली हो या कृष्णा हो, ये हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म पे किसी की बपौती नहीं है। प्रियंका गांधी का क्योंकि आपने नाम लिया और उनको थोड़ा करीब से जानती हूँ, 12 साल की उम्र से वो व्रत कर रही हैं। भाजपा से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम मुस्लिम अपीजमेंट पर आते हैं। ये सर्टिफिकेट जो इशू करने वाले लोग हैं ना, इनके अंदर जाकर देखिए तो बड़े विभत्स चीजें नजर आएंगी। जैसे ही जब राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट मांगते हैं तो इनसे दो ही सवाल पूछने चाहिए। आजादी के आंदोलन में मुखबिरी और माफीनामे क्यों लिख रहे थे, और 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे। आपका दूसरा सवाल मुस्लिम अपीजमेंट पे था। मुझे इसके साथ एक सवाल जोड़ देती हूँ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, वो भी मनमोहन सिंह ने जो बोला था उनको मतलब थोड़ा सा शायद कांग्रेस के नेता भी नहीं समझ पाए हैं, ऐसा लगता है। उन्होंने वापस ऐसे ही बोला कि देश के संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर सबसे पहला हक माइनॉरिटी का है, ये शब्द पर भार देकर वो बोलते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है? मैं आई डोंट होल्ड अ ब्रीफ फॉर हिम, बट मैं मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था, इस प्रधानमंत्री वो जरूर बोलना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक, और गूगल करिएगा और उनकी बाइट सुनिएगा, आदिवासियों का है, दलितों का है, माइनॉरिटीज का है, महिलाओं का है, शोषित वंचित समाज का है। हम भारत जोड़ो यात्रा पर आते हैं। भाजपा ऐसा बोलती है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। काफ़ी सारे रीजंस दिए जा रहे हैं और जो कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, मेधा पाटकर, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बार बार अर्बन नक्सलाइट ये शब्द का यूज़ करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि नर्मदा बांध का आंदोलन करके उन्होंने पानी गांव तक ना पहुंचे इसलिए प्रयास किए थे, वो अर्बन नक्सलाइट है। और उनके साथ राहुल गांधी वो इस यात्रा में जुड़ती है, तो इसके क्या मायने देखे जाते हैं? इस देश की आत्मा में आंदोलन है। ये देश आंदोलन से, गुलामी के बीड़ जो हमने बेड़ियां तोड़ी वो आंदोलन के नाते तोड़ी, वो मेधा पाटकर जैसे लोगों ने तोड़ी हैं। अगर उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, जो लोग वहां से विस्थापित हुए वो कहां गए, उसके बारे में कोई ब्यौरा है सरकार के बारे में? आज आदिवासियों की जंगल, जल और जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, उसके बारे में कोई बात करेंगे? ये भारत जोड़ो यात्रा पर हम फिर से आते हैं। बार बार सवाल उठते हैं कि राहुल गांधी 2017 में बहुत सारी सभाएं उन्होंने की थी, बहुत अच्छी कैंपेनिंग की थी और उसका फायदा कांग्रेस को मिला था। इस बार राहुल गांधी हार्डली 2 से 3 सभाएं उन्होंने की। राजकोट में 2 दिन पहले की और 2 महीने पहले उन्होंने नॉर्थ गुजरात में की थी। तो भारत जोड़ो यात्रा के रूट में गुजरात भी आता है, तो स्किप क्यों किया गया? नहीं, मुझे नहीं लगता रूट में आता है। अगर आप रूट देखें तो गुजरात बिल्कुल नहीं आता है। कन्याकुमारी से शुरू होकर ये कश्मीर जा रही है यात्रा। एक पर्टिकुलर रूट डिसाइड हुआ था, उससे राजस्थान, मध्य प्रदेश से जाती नहीं। आप मैप देखिए गुजरात, नो, आप मैप देखिए, बिल्कुल सीधी वो जा रही है। इवन राजस्थान में भी हम उन जगहों को टच कर रहे हैं
जो तो यात्रा के रूट राजस्थान पे से पहले बढ़ तो रहे हैं। गुजरात आता है, तो फिर वहां क्यों? मध्य प्रदेश से हम एंटर राजस्थान में हो रहे हैं और राजस्थान से आगे हम हरियाणा में जा रहे हैं। तो बीच में गुजरात भी तो आता है। नहीं आता है। आप मैप निकालिए मैप और दिखाइए। मैं पूछ रही हूँ कि क्यों नहीं किया है ऐसा? मैं बताती हूँ आपको। जब यात्रा शुरू हुई तो यात्रा का एक रूट बना, और रूट भाजपा के कहने से या किसी टेलीविजन के एंकर के या बहुत सारे जर्नलिस्ट के सुझाव पर नहीं बनता है। इतने लोग, लाखों लोग उस यात्रा में चल रहे हैं, हम सबकी सहूलियत देके वो रूट बनाएंगे। हमने एक रूट बनाया। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मुझे तो पहले आप ये बताइए कि इतना ऑब्सेशन क्यों है बीजेपी में उस यात्रा को लेकर? क्योंकि जिस तरह से जनता मुखर होकर जुड़ रही है हमारे साथ, जिस तरह से महिलाएं, पुरुष, बच्चे, वृद्ध हाथ पकड़ के हौसले से चल रहे हैं, बीजेपी को पता है कि उनके पैरों के तले से जमीन खिसक रही है। उन्होंने पहले अटैक करना चाहा, वो क्या पहन रहे हैं, वो कहां सो रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं। जब ये सारे मुद्दे छूट गए तो इन विक्षिप्त दिमाग के बददिमाग लोगों को छोटी छोटी बच्चियों में भी धर्म नजर आने लगा। फिर इनके कुछ लोगों ने औनी पौनी बातें भी शुरू करी। अब ये जब सब फेल हो गया है तो गुजरात क्यों नहीं आ रहे? मेरा अपना मानना है, और मैं सिर्फ एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते नहीं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं कि राहुल गांधी जी जो अभी कर रहे हैं वो किसी भी चुनाव से, किसी भी राजनीतिक गतिविधि से बहुत बड़ा काम है। ये देश अगर बिखर गया तो कभी जुड़ेगा नहीं, और ये देश बिखरने के कगार पर है। आज युवा बेरोजगार है, आज किसान विक्षिप्त है। इन लोगों का हौसला कितना टूट गया। आप इनसे बेरोजगारी की बात करिए, कहते हैं फ्री फंड का खाना खा रहे हैं। वित्त मंत्री जी कहती हैं जी लहसुन प्याज तो मैं खाती नहीं हूं। तो उन लोगों का जो हौसला टूटा, जो संविधान के साथ आप लगातार खिलवाड़ करते हैं, जो आप राज्यों को आपस में लड़ाते हैं। आज हम और आप बात कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कर्नाटक में जो मराठी स्पीकिंग एरियाज हैं उनको महाराष्ट्र में लेंगे। मेघालय के 6 सिविलियंस को असम की पुलिस ने मार गिराया। ये बॉर्डर डिस्प्यूट। और बॉर्डर डिस्प्यूट किसके अंतर्गत आता है मैडम? बॉर्डर डिस्प्यूट छोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान तो बहुत पहले से चल रहा है। पूछते हैं ना 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में असम और मेघालय के बीच में गोलीबारी नहीं हुई। 70 साल में महाराष्ट्र के किसी डेप्यूटी, वन सेकंड, आप बात कर रहे हैं। 70 साल में महाराष्ट्र के किसी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की ये हिम्मत नहीं हुई कहने की कि मैं कर्नाटक को खंडित कर लूंगा। ये नया इन लोगों ने शुरू अफस्पा किया के है। अंतर्गत तो विरोध तब भी होता था जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब भी इरोम शर्मिला को इतने सालों तक आंदोलन करना पड़ता है, वहां पे भी हिंसा होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी हो रहा है। बिल्कुल हिंसा होती है। इतनी जिम्मेदार है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के बिल्कुल राज हिंसा में कुछ होती नहीं है। था। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल हिंसा होती है, बिल्कुल सेपरेटिस्ट मूवमेंट होते हैं। लेकिन सेपरेटिस्ट मूवमेंट के साथ साथ सरकार ने क्या कार्रवाई करी ये ज्यादा जरूरी है। आप दोनों बातों को कैसे कंपेयर कर सकती हैं? आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप दोनों बातों को कैसे कंपेयर कर सकती हैं? सेपरेटिस्ट, एक टेररिस्ट किसी को मारता है और हमारी पुलिस सिविलियंस को मारे, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। गलत बात है आफ्सपा आपकी। के अंतर्गत बहुत सारे सिविलियंस को मारा गया है, और आफ्सपा के अंतर्गत जो मूवमेंट होती है कि आफ्सपा को हटाया जाना चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी सत्ता में आई उसके बाद हो रहा है। वो बीजेपी ने कांग्रेस क्या किया उस पे? मैं आपको पूछ रही हूँ ना, तो कांग्रेस ने क्या किया था? मुझे ऐसा लगता है कि जिन जगहों पर आफ्सपा लगी थी वो जगह संवेदनशील थी। इतना आसान नहीं था हटाना। हाँ, बहुत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर बोला गया कि हटानी चाहिए क्योंकि सिविलियन चीजें सामने आई, लेकिन मुझे लगता है कि जिस भी जगह पर वो लगी बड़ी संवेदनशील थी। आगे बढ़ते हैं हम। भारत जोड़ो यात्रा के लिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2024 के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, उसमें कितना सच है? मतलब हम एनजीओ तो है नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं हम, और इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है। बिल्कुल हम चाहेंगे कि इसका पॉलिटिकल फायदा हमें मिले, लेकिन पूरी भारत जोड़ो यात्रा के किसी लोगों में, किसी फ्लैग में आपको कांग्रेस का कोई सिंबल नहीं दिखेगा। ये गैर राजनीतिक यात्रा है। और राजनीतिक फायदा मिलेगा ऐसा लगता? क्यों नहीं मिलेगा? आप बोल रहे हैं ना कि गैर राजनीतिक यात्रा है, तो इसीलिए पूछ रही हूँ कि गैर राजनीतिक यात्रा है तो मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? गैर राजनीतिक यात्रा है, लेकिन जो यात्रा करने वाले हैं, जो 3570 किलोमीटर रोज पद यात्रा करेंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो तो राहुल गांधी हैं, वो तो मेरे नेता हैं। क्यों नहीं मिलेगा इसका राजनीतिक फायदा? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। गुजरात के चुनाव पर वापस आता है। G23, G24 जो भी बोला है, आप कांग्रेस में सीनियर लीडर्स बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अंदर है पार्टी के संगठन से ही नाराज थे, लेकिन गुजरात में भी ऐसा दिखता है। 77 सीट कांग्रेस जीती थी 2017 में, लेकिन फिर वो घटते 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 62 पर आ गई। तो ऐसा क्यों होता है? कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी के नेता बीजेपी खरीद लेती है, लेकिन क्या कांग्रेस अपने नेता को नहीं संभाल पाती है? क्योंकि आपने अंदरूनी पार्टी की नाराजगी की बात करी, तो मुझे लगता है कि कभी अकेले बिना कैमरे के अगर दुख दर्द पूछिएगा, चाहे वो पटेल जी हो, चीफ मिनिस्टर हो,
या आनंदीबेन हो या रूपानी जी हो या नितिन पटेल जी हो या वो तमाम मंत्रिमंडल हो जिसको एक दिन कठपुतली की तरह हटा दिया गया। रूपानी जी और पाटिल जी की कितनी दत्कटी दोस्ती थी ये सबको पता है। नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज सिंह चौहान जी की कितने कटारे निकली हुई है ये सबको कांग्रेस पता पर है। बात नहीं कर रही है, मैंने नहीं, ये पूछा कि क्यों कांग्रेस फिल्म नहीं करते हैं। कांग्रेस मुझे लगा थोड़ा आईना भाजपा को भी दिखाना चाहिए, प्रवक्ता हूं तो बात करूंगी, कांग्रेस पर भी बात करूंगी। जो आपने बात कही, देखिए राजनीति जो है, आपको कांग्रेस के बारे में सवाल पूछे जाते हैं तो आप ऐसा क्यों कहती है कि मीडिया को ये पसंद है इसकी वजह से? हम तो भाजपा को ये पूछते हैं कि 1 साल पहले मंत्रिमंडल क्यों चेंज किया गया, बदला गया। आप पूछती हूँ, मैं आपके व्यक्तिगत आप टिप्पणी तो नहीं करूँ, हो सकता आप पूछती हूँ, लेकिन आपके बहुत से ऐसे संगी साथी हैं जिनको मैं चरण चुंबक बुलाती हूँ। मैं एक चीज उम्र में शायद बहुतों से बहुत छोटी होंगी, लेकिन एक चीज मैं पूरी ईमानदारी से और असलियत से बोलती हूं, आज की तारीख में विपक्ष की राजनीति करना बहुत कलेजा चाहिए उसके लिए। और कलेजा इसलिए चाहिए क्योंकि आपको एजेंसी से डराया जाएगा, आपके ऊपर जबरदस्ती के अनर्गल मुकदमे कर दिए जाएंगे, आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपके ऊपर ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की जो भाजपा के फ्रंटल बन चुके हैं एजेंसीज, उनकी रेडें होंगी, आप हर तरह से आपको प्रलोभन दिया जाएगा, ये भी नहीं होगा तो आपको पैसे से खरीदा जाएगा। जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी इंटैक्ट है, जिनके अंदर कलेजा और दम है, वो कांग्रेस में रहेगा। जो इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता है वो गुलाटी मारता है, गुलाटी जिसको इंग्लिश में समरसॉल्ट कहते हैं। जब आप कांग्रेस से भाजपा जाते हैं तो आप 360 डिग्री का समरसॉल्ट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस से भाजपा जाकर ज्वाइन कर सकता है, मेरा अपना मानना है कि उसको कभी कांग्रेस में रहना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारी विचारधारा में, हमारी राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। आप कल जाने वाले आज चले जाइए, मैं तो खुलकर ये कहती हूँ। अच्छा, यही शब्द राहुल गांधी भी बोलते हैं कि जिनको जाना है वो चले जाए। शायद यही रीज़न है कि बहुत सारे नेता को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी हमारी ओर ध्यान नहीं देते हैं। ये भी एक सवाल है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी यही कहा था कि जब उनसे मिलने जाते हैं तो वो हमसे ज़्यादा तो कुत्तों में ध्यान देते हैं। और कांग्रेस में से अभी हार्दिक पटेल ने जो लेटर लिखा था लंबा वाला रेजिग्नेशन देते वक्त, तभी उन्होंने यही कहा था। तो क्या सच है इन सब बातों में? मुझे लगता है अगर मैं राहुल गांधी जी की जगह होती तो धक्के मार के हिमंता बिस्वा शर्मा को अपने घर से निकलवाती। इतनी अनर्गल बातें एक चुना हुआ विधायक जो इस देश का मुख्यमंत्री है, बाद में बना, चुने हुए तो थे, सड़कों पर छाप तो नहीं रहते, चुने हुए तो थे। आप संविधान की शपथ लेते हैं, क्या बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। आप मुद्दों पर बात करिए ना। हार्दिक पटेल जी युवा थे, हार्दिक पटेल जी एक आंदोलन से निकले थे, हार्दिक पटेल जी को हमने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, लेकिन हार्दिक पटेल जी के केस हम नहीं खत्म कर सकते थे, और उन केस से लड़ने के लिए उनको कलेजा और बूता चाहिए था। वो अगर अंतिम पंक्ति में बैठकर चरण वंदन करने को तैयार हैं, कूड़ा जैसा उनका ट्रीटमेंट होता है, तो भाई ये उनकी बात है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। मेरी शुभकामनाएं। ठीक है, हम वापस गुजरात चुनाव पर आते हैं। गुजरात का ये इतिहास रहा है कि कभी भी जो थर्ड पार्टी आती है, तीसरी पार्टी कभी चली नहीं है। लेकिन इस बार चूंकि ये स्थानिक भी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है, दिल्ली पंजाब में जीती हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस बोलती है ये बीजेपी की बी टीम है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी भी अर्बन है, बीजेपी भी अर्बन पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी के स्थानिक इलेक्शन में जो रिजल्ट आए और अब जिस तरह से वो मेहनत कर रही है, वो चैलेंज है कांग्रेस के लिए? मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के अंदर महत्वाकांक्षा है, किसी के अंदर भी होनी चाहिए, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। केजरीवाल जी से सबसे पहला सवाल यह है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। स्कूल बने, स्वास्थ्य केंद्र बने, ऑफकोर्स बनने चाहिए, आप भी हाँ कहिएगा, मैं भी हाँ कहूंगी, लेकिन कंटेंशियस इश्यूज पर आप गुजरात आते हैं, आप 11 बलात्कारियों की रिहाई पर क्यों नहीं बोलते हैं? आप गुजरात आए हैं जहां पर शराबबंदी है, लेकिन दिल्ली में आप शराब के पूरे गोरख धंधे में शामिल हैं। आप गुजरात आते हैं, आप एक शब्द ड्रग्स पे नहीं बोलते हैं। आपने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी, आप तो गोवा भी गए थे, आप उत्तराखंड भी गए थे। वोट शेयर उठाकर देख लीजिए, जो वोट शेयर का डिफरेंस कांग्रेस और बीजेपी का अंतिम हार और जीत में था, वो अरविंद केजरीवाल ने वोट कटौआ का काम किया। तो मैं क्यों ना ये कहूं कि ये बी टीम है, और जहां भी भारतीय जनता पार्टी दिक्कत में आती है वहां पर ये झोला उठा के पहुंच जाते हैं तारणहार बनकर। अच्छा, उनका ऐसा भी कहना है कि भाजपा और कांग्रेस में 27 साल से फ्रेंडली मैच हो रही थी, मैं भी आगे बता उसकी वजह से कभी भाजपा हारी नहीं और कांग्रेस जीती। फ्रेंडली मैच की जहां तक आप बात कर रही हैं, मैं तो पूछ रही हूं ना, भाजपा के तारणहार क्यों बनते हैं?
उत्तराखंड का उनका जो सीएम कैंडिडेट था कोटियाल, कर्नल कोटियाल, वो भाजपा के प्रवक्ता हैं आज। जो उनका गोवा का सीएम कैंडिडेट था वो किस पार्टी में, जरा पता करिए क्या कर रहे हैं। सबसे बड़े गुजराती अस्मिता, जो सबसे बड़े गुजराती हुए, चाहे वो सरदार पटेल हुए, चाहे वो महात्मा गांधी हुए, उनकी फोटो को दफ्तरों से निकालकर फेंकने का सबसे पहले काम करते हैं। मनीष सिसोदिया को भगत सिंह के बगल में लगा देते हैं। ये गुजरात आए, ये गुजराती अस्मिता की बात करेंगे। महात्मा गांधी को चाहे वो पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, दफ्तरों से निकाल फेंका, और ये गुजरातियों से वोट मांगेंगे। सबक तो इनको गुजरात सिखाएगा। ठीक है, ये सरदार पटेल पर भी आरोप, सरदार पटेल के नाम को लेकर भी भाजपा कहती है। आपने चूंकि बात की सरदार पटेल की, इसकी वजह से मैं पूछ रही हूँ कि सरदार पटेल को कांग्रेस ने हमेशा अन्याय किया है, और अब जब भाजपा सरदार पटेल का नाम लेकर उनको वो रिस्पेक्ट दे रही है, वो सम्मान दे रही है, तो कांग्रेस को अब याद आ रहा है ये सब। क्योंकि जब सरदार पटेल और नेहरू कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, भारत रत्न कभी नहीं दिया, ये बार बार बोला जाता है। ये बात करेंगे सरदार पटेल की। सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम अपने स्टेडियम पर जीते जी रख लेना, ये बात करेंगे सरदार पटेल के नाम की। छोड़िए इन लोगों को और इनकी फर्जी राष्ट्र। नहीं, आपने बीच में बोला मुझे बोलने दीजिए, अब जवाब नहीं दिया, तो फिर भारत रत्न क्यों नहीं दिया सरदार पटेल? मिलना चाहिए था। भारत रत्न देने से आपने सरदार की परंपरा को निभा लिया। लास्ट सवाल, आखिरी सवाल, कितनी आशा है इस चुनाव में, गुजरात चुनाव में आपको? बहुत आशा है, मुझे लगता है बिल्कुल मेजॉरिटी आएगी, हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि लोग 27 साल के झांसे से उकता गए और लोग बदलाव चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। તો આ હતા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુપ્રિયા શ્વેત। એમને પણ આશા છે કે કોંગ્રેસ આ વખતે બહુમતમાં આવશે અને સરકાર બનાવશે। આ સાથે જ હાલ બસ આટલું। નમસ્કાર।